नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमारे चैनल पर रिपीटर पॉलिसी पेट की तैयारी कराई जा रही है और इस श्रेणी में हमने लगभग 15 क्लास ज्योग्राफी की सबसे पहले करा दी है। तो ज्योग्राफी ज़रूर देखें आप सबसे पहले जा करके। इसके बाद साथ ही साथ हम करंट अफेयर भी करा रहे हैं और स्ट्रैटेजी के का पोर्शन भी उसी में करा रहे हैं। तो ये आपका इधर तैयार हो जाएगा पूरा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री में उतना पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है हिस्ट्री का, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और उससे थोड़ा सा मतलब हाई ही पढ़ेंगे, मतलब कम नहीं पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कवर हो जाए। इसके अलावा भी अगर स्टेट लेवल की कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरा देखें शुरू से अंत तक, ताकि आपको पूरा समझ में आए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास हम देखेंगे। और इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास क्या होता है? वह इतिहास जिसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हों, वह इतिहास जिसका पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो और जिसका लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं है, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। इसके बाद आदि इतिहास की अगर हम बात करें, इसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है आदि इतिहास में। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इन्हें पढ़ा गया है, इन्हें पढ़ा गया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे बौद्ध धर्म आप ले लीजिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से इतिहास को 3 मुख्य पार्ट में बांटा गया है प्राचीन इतिहास को: प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। आगे देखते हैं। 1863 में पुरातत्व वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्वरम, तमिलनाडु में, जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज करी और उसमें औजारों का पता लगाया, मतलब औजारों का पता लगा। तो प्राचीन जो हथियार होते थे वो कहीं ना कहीं पत्थरों से बने होते थे और हड्डियों से बने होते थे। तो पत्थर और हड्डियों से ही प्राचीन हथियार बने होते थे। तो जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्वरम, तमिलनाडु में सबसे पहले पता लगाया किसका? हथियारों की खोज की। ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही कहा जाता है। प्रागैतिहासिक खोज का इन्हें जनक भी कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अगर पूछा जाए एग्जाम में तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। उस समय की बात हो रही है। भारत में पुरातत्व विभाग किस शासक ने बनाया या किस शासक ने इसका गठन किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पुरातत्व विभाग का गठन किया था। और वर्तमान समय में जो कि संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, इसके अधीन आता है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व वैज्ञानिक थॉमसन ने कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में स्थित है, यहाँ पे जो संग्रहालय है वहाँ पे प्राचीन वस्तुएं रखी गई। कोपेनहेगन में जो संग्रहालय है, तो प्राचीन वस्तुएं जो हैं उसको संभाल के यहाँ पे रखा गया है। तो थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को, यहाँ पे जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, ध्यान रखिएगा, प्राचीन वस्तुएं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा: पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। पाषाण काल को आगे 3 भागों में और फिर बांट दिया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। आइए इनको देखते हैं एक करके। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था, ध्यान रखिएगा, उस समय जो था वो आखेटक या शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान था किंतु आग के उपयोग की जानकारी उसको नहीं थी। ये पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में है। पूरा पाषाणकालीन स्थल की अगर हम बात करें तो पूरा पाषाणकालीन स्थल जो है वो हथनौरा, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, पूरा पाषाणकालीन। और यहाँ से कुछ
वस्तुएं प्राप्त हुई, ध्यान रखिएगा। कुछ प्राचीन वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछ लेता है। तो मानव की खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मानव खोपड़ी का कंकाल जो है ये हथनौरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि नदी के किनारे ही उस समय लोग रहा करते थे, जहाँ पे उन्हें आसानी से पानी उपलब्ध होता था और खाने पीने की चीज़ें, जैसे शिकार करने के लिए भी अगर बात करें तो जानवर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते थे, तो ये शिकार वहाँ पे आसानी से कर लेते थे। नदी के किनारे पानी उपलब्ध था, खेती करने का भी अगर हम बात करें पहले के ज़माने में बहुत अच्छा साधन होता था। तो नदी के किनारे ज़्यादातर सभ्यताएँ पाई गई हैं। अगर हम बात करें चाहे हड़प्पा सभ्यता हो या फिर मोहनजोदड़ो हो या फिर सिंधु सभ्यता की बात करें, तो अगर हम बात करें तो ये सारी सभ्यताएं जो हैं ये नदी के किनारे ही स्थित हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं भीमबेटका की गुफा, जैसे कि भीमबेटका की गुफा यहीं पर है, जो कि चित्रकारी के लिए फेमस है। तो यहाँ पे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में है, यहाँ से पूरा पाषाणकालीन अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जिसका समय निर्धारित किया गया 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे पशुपालन किया गया और पहला पशु जो था, ध्यान रखिएगा, कुत्ता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा है बागौर, बागौर राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य मिला है। लेखहिया इलाहाबाद में है, यहाँ पे मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक मानव का कंकाल यहीं प्राप्त हुआ है, लेखहिया इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मृदभांड का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें इस काल में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं। तो ये मध्य पाषाण काल के बारे में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नवपाषाण काल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल का जो समय निर्धारित किया गया 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। कृषि की शुरुआत हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अस्थायी जीवन का मतलब है कि अब एक जगह मानव ने रहना प्रारंभ कर दिया था। पहले क्या होता था, वो घुमक्कड़ टाइप का था। टाइप का था, मतलब एक जगह रहता था और उसके रहने का मुख्य कारण एक जगह ये था कि एक जगह रहता था झुंड बनाकर रहने से सबसे आसानी होती थी, जंगली जानवरों से उनका बचाव होता था। दूसरा, उन्हें वहाँ पर जब तक खाद्य सामग्री उपलब्ध होती थी खाते थे, उसके बाद जब वहाँ पे ख़त्म हो जाता तो फिर आगे निकल जाते थे। तो अस्थाई जीवन उसका नहीं था। लेकिन जब कृषि की शुरुआत होती तो अस्थाई जीवन की शुरुआत होती है। जानवर को उसने पालना स्टार्ट कर दिया, अब वो अस्थाई जीवन की शुरुआत कर चुका था नवपाषाण काल में। इसके बाद आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार की जानकारी उसको हुई तो बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आ गया। आग से यहाँ पे अब वो जो जंगली जानवरों से डरा करता था, अब क्या होता था, गुफा के सामने जहाँ वो रहता था वहाँ पे आग जला के रख देता था। आग जलने से जंगली जानवरों के भय का डर उसे नहीं रहता था। तो ये भी बहुत फ़ायदा हुआ। और भोजन को धीरे धीरे बाद में उन्होंने पका के खाना भी स्टार्ट कर दिया। कुम्भकारी का ज्ञान हुआ। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ और पहिए का आविष्कार हो जाने से बहुत चमत्कारिक परिवर्तन हुआ उसके जीवन में। एक जगह से दूसरी जगह आसानी हुई उसको जाने में। इसके बाद मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, कृषि का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नवपाषाण काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको याद रखेंगे। लहुरा देव भी यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कृषि एवं चावल के साक्ष्य मिले। ये कहाँ पे, संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में है। चावल का साक्ष्य कोलडीवा इलाहाबाद से भी मिला है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लहुरा देव जो कि संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में है, दोनों स्थान को ध्यान में रखना है। और कोलडीवा इलाहाबाद में है, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। लोहे के प्रयोग का साक्ष्य जो है अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी, वो थी तांबा थी। ताम्रपाषाण का पहला साक्ष्य मालवा संस्कृति से प्राप्त होता है। ताम्रपाषाण काल का ध्यान रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में तांबे का भंडार पाया जाता है। गिलुंड एक जगह है जहाँ पे तांबे का भंडार पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। दैमाबाद में तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। सोहन घाटी पाकिस्तान में स्थित है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। बनास घाटी राजस्थान में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इसका हेड बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। और
जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इनके नियंत्रण में 2 टीम बनाई गई थी खोज के लिए, एक थी राखलदास बनर्जी की, दूसरी थी दयाराम साहनी की। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। अब ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखा है हमने। फिर से एक बार देखिएगा, जॉन मार्शल के नियंत्रण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो कि महानिदेशक थे, 2 टीम बनाई गई थी, एक राखलदास बनर्जी और दूसरी थी दयाराम साहनी। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खोज के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। पहला क्वेश्चन यही है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान में स्थित है। इसको याद रखेंगे, हरा, हा से हड़प्पा, रा से रावी, ऐसे याद रखेंगे इसको। यहाँ से अन्नागार मिला है, यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है। बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, गर्भ में पौधा, शंख का बैल, बालू की मनुष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से, और गेहूँ जौ के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गेहूँ जौ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है, अन्नागार, स्नानागार, कंस की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, पशुपति महादेव की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, बुने हुए कपड़े। यहाँ की जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, तो इसका अर्थ ये होता है उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी थी, कहीं ना कहीं दिशा की भी उन्हें जानकारी थी, क्योंकि जब तक दिशा की जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसका अर्थ ये भी निकलता है उन्हें दिशा की भी जानकारी थी। सुतगेंडोर की खोज स्टीन ने की थी 1929 में, जो कि बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1953 में, राजस्थान में ये स्थित है, यह स्थान घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, भवन की कच्ची ईंट, सेल खड़ी, मृदभांड, भूकंप का साक्ष्य यहाँ से मिला है, अग्निवेदिका, ऊँट की हड्डी, लकड़ी का हल, चूड़ी और जूते हुए खेत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। चौहदड़ों की खोज एम जी मजूमदार ने की थी 1931 में, सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली हैं, मनके बनाने की दुकान यहाँ से मिली है, इसके साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए ये कुत्ते का पद चिन्ह, तो इसका साक्ष्य यहाँ से मिला है चौहदड़ों से। लोथल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी खोज एस आर राव ने करी थी। लोथल की खोज करी थी एस आर राव ने। लोथल एक बंदरगाह, ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्थित है, भगवा नदी के तट पर लोथल। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह, गोदीवाड़ा बंदरगाह, चावल की भूसी, अग्निवेदिका, शतरंज का खेल, 3 युगल समाधान। शतरंज खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सुरकोटदा की अगर बात करें तो इसकी खोज जेपी जोशी ने करी है, जो कि गुजरात में स्थित है, 1964 में। इसकी खोज कब करी थी, 1964 में। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, घोड़े की हड्डियाँ और मनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से ध्यान रखिएगा, इसकी खोज जेपी जोशी ने 1964 में करी, गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ और मनके प्राप्त हुए हैं, इसके अवशेष मिले। बनावली जो कि हरियाणा में है, इसकी खोज आर एस बिष्ट ने करी 1974 में, और यहाँ पे 2 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक जौ का साक्ष्य मिला, दूसरा मनके का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा की खोज करी आर एस बिष्ट ने 1985 में, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं और जल निकासी प्रबंधन की व्यवस्था की भी यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखी घड़ी की खोज सूरजभान ने करी, और राखी घड़ी जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है रोपड़ पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। इसकी खोज 1950 में बी लाल ने करी थी। इसकी खोज 1950 में बी लाल ने करी थी। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, मृदभांड का साक्ष्य मिला है, माली के साथ कुत्ता दफनाया गया था, तो ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुल्हाड़ी का साक्ष्य, मृदभांड, माली के साथ यहाँ पे कुत्ते को दफनाया जाता था, इसका साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है।
सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं ध्यान रखिएगा और उनसे संबंधित नदी, ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। लोथल भगवा नदी। लोथल भगवा नदी। रोपड़ सतलज नदी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो है चिनाब नदी। दायमाबाद प्रवरा नदी। आलमगीरपुर हिंडर नदी के किनारे स्थित है। सुतवा गेंडोर जो है दास नदी के किनारे, और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज की हिस्ट्री की पहली क्लास में काफ़ी कुछ सीखा, और अगर इस तरीके से आप प्लान बना के एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करेंगे तो ज़रूर आसानी से आप परीक्षा में ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। हमने बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करी हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिपल एस सी पैट के लिए ये महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इधर उधर से आप बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हिस्ट्री में सिर्फ उतनी चीज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए स्टार्टिंग में जितना जो मेन तथ्य हैं, फैक्ट हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की बात करें यहीं से पूछ लेता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आने वाला सारा वीडियो हो तो सभी को मिलता रहे। और 7 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर देखना मत भूला करें। धन्यवाद।